नमो नमः सर्वेभ्यः। नमः संस्कृताय। मैं एसएन सर A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्र मित्रों, आज मैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह फायदेमंद वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तो अब यहाँ पर देखें, हम संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से उच्चारण स्थान को याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है वर्णों के उच्चारण स्थान। हम लोग जानते हैं कि जो भी वर्ण हैं वह वर्ण जब उच्चारण किए जाते हैं तो उनके सब वर्ण विशेष के अलग अलग स्थान होते हैं। उन्हीं स्थानों को हम उच्चारण स्थान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से इसे कहेंगे कि वर्णों के उच्चारण में वाक इंद्रियों से या हृदय से निकलने वाली प्राणवायु मुंह के जिन जिन अंगों का या जिन जिन भागों का स्पर्श करे वह उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब देखिए, इसे हम आसान तरीका से याद रखने के लिए मैं आपको यहाँ कुछ संस्कृत के सूत्र के माध्यम से इसे बता रहा हूँ। अब हम ये सब भी जान लें कि वर्णों के उच्चारण स्थान हैं कौन। तो कंठ हो गए, तालु हुए, मूर्धा हैं, दंत हैं, ओष्ठ हैं। ये सब सारे जो भी मुंह के अंग हैं सभी उच्चारण स्थान हैं। ये सब सारे वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है जो सूत्र यहाँ पे लिखा है, अकूह विसर्जन्यानाम कंठः। हम इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे, अकूह विसर्जन्यानाम कंठः। अब देखिए, इसमें ध्यान देना है, सीखना है हमें कि याद करने का क्या आसान तरीका है। आ का मतलब हो गया अ और आ। क जो कू है इससे क वर्ग हो गया। ह से ह हो गया और विसर्ग, यानी यह जो कंठ है, उच्चारण स्थान जो हमारा कंठ है, इसके माध्यम से अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण होता है। इधर भी लिखा हुआ है अ आ क वर्ग ह विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ है। दूसरा इधर है ईचू यसानाम तालु। ईचू यसानाम तालु। तो यहाँ पर हम फिर देखें, सूत्र में ही देखें, सूत्र में ही सब लिखा हुआ है। अगर हम ये सूत्र भी याद कर लेते हैं तो वर्णों के उच्चारण स्थान हमें हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं हम भूल सकेंगे। ई का मतलब हो गया ह्रस्व ई और दीर्घ ई। च का मतलब हो गया यहाँ पे च वर्ग। य का मतलब हो गया य और स का मतलब हो गया यस। इसी स को हम लोग तालव्य स कहते हैं, क्योंकि यह तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इस वर्ण को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। इस वर्ण यह स जो है, इस स का उच्चारण तालु से होने के कारण इसका नाम हम तालव्य स कहते हैं। और जितना ये वर्ण हो गए ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग य और स, ये सब सारे तालव्य वर्ण कहलाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कंठय वर्ण कौन है, तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हुआ है उसे कंठय वर्ण कहेंगे। तो कंठय वर्ण कौन कौन हो गए, तो आ क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, इसे हम कंठय वर्ण भी कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग य और स, ये तालव्य वर्ण हो गए, क्योंकि इनका तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इनका नाम तालव्य वर्ण हो गया। अब आगे देखिए हम लोग, तीसरा जो सूत्र है ऋटु रसानाम मूर्धा। ऋटु रसानाम मूर्धा, यहाँ पे फिर हम देखें, री का अर्थ हो गया री से री और ह्रस्व री और दीर्घ री। टू का अर्थ हुआ टवर्ग, र से हुआ र और ये स है, स का अर्थ हो गया मूर्धन्य स। तो कहता है कि इतने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से उच्चारण होने के कारण ही हम लोग इसे बोलचाल की भाषा में मूर्धन्य स कहते हैं। तालु से उच्चारण होने के कारण ये स को हम लोग तालव्य स कहते हैं। तो इसका हो गया ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ट वर्ग र और स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है।
फिर अगला हम देखें लिरितु लसानाम दंता। लिरितु लसानाम दंता, संस्कृत में लिरि उपयोग होता है, लिरि वर्ण, तू का अर्थ हो गया त वर्ण, यहाँ पे ल से ल हुआ और स से स हुआ। तो हम लोग देखें यहाँ पे लिरि त वर्ग का मतलब त थ द ध न, ल स, इनका उच्चारण स्थान दंत्य है, इसलिए हम इन वर्णों को दंत्य वर्ण भी कहते हैं। हम बोलचाल की भाषा में से कहते हैं दंत्य स। यहाँ पर देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, यानी कि इनका नाम है, इन वर्णों का नाम हो गया। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है उसी का नाम पर उस वर्ण का नाम हो जाता है। फिर अगला है उपपद्यमान्या नाम ओष्ठव। यहाँ पे ध्यान दें, उपपद्यमान्य, उपपद्यमान्य, उ यानी ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प वर्ग और उपपद्यमानीय। उपपद्यमानीय देखिए ये इस तरह से लिखा जाता है जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। प और फ को उपपद्यमानीय कहते हैं, इसके पहले ये चिन्ह संकेत लगा रहता है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसे हम ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारण होने के कारण इसे हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। फिर यहाँ है यमंगणानाम नासिका च। यमंगणानाम नासिका च, तो यहाँ पे देखें हम लोग अंग, इय, अण, न और म, इन पंचमाक्षरों का, ये सारे पंचमाक्षर हैं, ये पांचों वर्ग के पंचमाक्षर वर्ण हैं, इनका उच्चारण नासिका से होता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका, जिसे हम बोलचाल की भाषा में नाक भी कहते हैं, शरीर का अंग एक नाक है, इसलिए हम इसे नासिक के वर्ण या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। नासिका से उच्चारण होने के कारण इसे हम नासिका वर्ण या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। आगे है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, ए, एत है ना, इसका मतलब हो गया ए और ऐ, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ है और तालु है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से आगे है ओ दवतोह कंठोष्ठम। ओ दवतोह कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओष्ठ के संयोग से होता है, इसलिए इन वर्णों को हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब जो है नीचे वकारस्य दंतोष्ठम, कहता है कि वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, यानी य र ल व, यानी अंतःस्थ का जो वह है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, इसलिए इसे हम दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। अब मैं इन सारे जो सूत्रों के माध्यम से आपको उच्चारण स्थान बताया, इन्हें मैं अब तालिका के रूप में बना देता हूं। अब देखिए, अब मैं वर्णों के उच्चारण स्थानों और नामों की एक तालिका बना देता हूं, जिससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा सुविधा होगी, जिससे आप सारे वर्णों को चार्ट पेपर में अपने जो भी स्टडी रूम है, जहां भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, वहां पे इसको चिपका लीजिए और ज़्यादा आपको सहायता होगी। वर्णों के उच्चारण स्थान हमको तो लगता है कि बहुत कम समय में ही आपको याद हो जाएंगे, तो इसलिए अब हम आपको ये वर्णों के उच्चारण स्थानों की जो तालिका है उसे मैं बताने जा रहा हूँ। वर्ण, सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्ण, इस साइड में वर्ण लिख लीजिए, आप अपने भी चार्ट पेपर पर बना लीजिएगा और बना करके अपने अपने जो भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पे आप इसको लगा लेंगे। उच्चारण स्थान और वर्ण का नाम मैंने पहले ही सूत्रों के माध्यम से बता चुका हूँ कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसे हम कंठय वर्ण कहते हैं, इसलिए इसे हम कंठय वर्ण कहते हैं। ह्रस्वई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, य और स, इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। ह्रस्वरी, दीर्घरी, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स, इनके उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। लिरि, त, थ, द, ध, न, ल, स, इनके उच्चारण स्थान दंत हैं, इसलिए इसे हम दंत्य वर्ण कहते हैं।
फिर यहाँ देखें ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, व, भ, म, उपध्यमान प और उपध्यमान फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए हम इसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। फिर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे अंग, ञ, अण, न, म, ये जो पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए हम इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण या नासिक्य वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का नाम अनुनासिक वर्ण या नासिक्य वर्ण है। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए इसे हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसलिए इसे हम कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। वृद्धि संधि के हिसाब से यहाँ पे आ और ओ मिलकर औ हो गया है कंठोष्ठ, एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण। ओ, औ कंठोष्ठ वर्ण हो गया। और वह जो अंतःस्थ का लास्ट वर्ण है, सबसे अंत का वर्ण है, वह इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ के संयोग से होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार हम वर्णों के उच्चारण स्थानों को जान पाते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार आज आपका वर्ण विचार का पूरा अध्ययन हो चुका है। अब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप तक लेटेस्ट वीडियो हमेशा सबसे पहले पहुंचता रहे। धन्यवाद।